चैप्टर 2977 परिचित। सनी ने अपने हत्यारे विल के तेज ब्लेड को दुष्ट चोर पक्षी की आंख में घुसा दिया, जिससे उसका मस्तिष्क भेद गया। अगर वीवर इसे देख पाता तो शायद उसे उस घातक वार के क्रूर न्याय पर एक अजीब सी हंसी आती। लेकिन सन्नी को न्याय की कोई परवाह नहीं थी, और न ही उसे वीवर की। उसे बस इतना ही फिक्र थी कि वह घिनौना टेरर मर जाए और उसे अपना अंजाम मिल जाए। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर चोर पक्षी का विशालकाय शरीर कांप उठा और उसकी उन्मादी, विक्षिप्त निगाहें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। उसकी आंखों से जलता हुआ पागलपन अंततः गायब हो गया और उसकी जगह एक खालीपन छा गया। वह मर चुका था। सनी बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। वीवर के मुखौटे के शक्तिशाली जादू को बनाए रखने के बोझ तले उसकी बची खुची शक्ति भी क्षीण हो रही थी। टूटे भाग्य का असीम ताना बाना गायब हो गया और उसके थके हुए मन को सताने वाला भारी दबाव हट गया। लेकिन वह अब भी उसे अपनी मुट्ठी में थामे हुए था। उसका भाग्य। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, मानो कोई चीज उसके अस्तित्व की नींव तक को भेद रही हो। कुछ ऐसा जो इतना विशाल है कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता, इतना गहरा है कि उसकी गहराई को समझा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा जो बाहर से आया हो, फिर भी स्वाभाविक और परिचित सा लगे, मानो ये होना ही था। सनी सिहर उठी। इससे पहले तो उसे पता भी नहीं था। वह ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे इसकी कितनी कमी खल रही है। वह जैसा है वैसा ही है। वीवा का मुखौटा चिंगारियों के बवंडर में बिखर गया और उसने अपना चेहरा हवा के सामने कर दिया। उसके खून से सने होठों से एक आह निकली जो शांत, अवर्णनीय राहत से भरी थी। उसके अस्तित्व के मूल में एक परिचित बोझ एक बार फिर जड़ पकड़ रहा था। यह उसके पूरे अस्तित्व को एक अटूट इकाई में जोड़ता था, उसके विशाल स्व के दूरस्थ भागों को एक लंगर की तरह थामे हुए था, या शायद असीम अंधकार में चमकते एक प्रकाश स्तंभ की तरह। अभी इतनी जल्दी निश्चिंत मत होइए। सनी ने गंभीर भाव से चारों ओर देखते हुए खुद को सतर्क रहने की याद दिलाने की कोशिश की। युद्ध समाप्त होने के बाद ही उसने अपने आसपास की जगह पर ध्यान दिया। जी हाँ, यह नदी का मुहाना था, पत्थर के टाइटन के हृदय का बाहरी आवरण। हालांकि ये पहले जैसा नहीं दिख रहा था। प्राचीन पत्थर घिस पिटकर पुराना हो चुका था। सन्नी जहां भी देखती, उसकी काली सतह पर गहरी दरारें दिखाई देती, जो पहले कभी नहीं थी और गहरे अंधेरे में समाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो नदी के मुहाने का हृदय टूटकर मर चुका हो, अनंत काल के भार से चकनाचूर हो गया हो। यह पुराना सा लग रहा था। सन्नी को पता था कि वह कहाँ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कब में है। उसे कहीं न कहीं यह आभास हो रहा था कि वह एरियल के मकबरे के बहुत दूर भविष्य में पहुंच गया है। उस दिन के युगों बाद जब उन्होंने एस्टोरी झील की सतह पर चोर पक्षी से लड़ाई की थी, तभी उसे यह एहसास हुआ कि वह अपनी परछाइयों को नहीं बुला पाएगा। किसी परछाई को हटाना और उसे वापस बुलाना लगभग किसी भी दूरी से किया जा सकता था। लेकिन क्या होगा अगर उनके बीच की दूरी अंतरिक्ष नहीं, बल्कि अनंत समय हो? यह तो बिल्कुल अलग बात थी। सन्नी पूरी तरह अकेला था, समय में बुरी तरह खोया हुआ था, और मौत के कगार पर खड़ा था। और उसे यह नहीं पता था कि उसके चारों ओर फैली विशाल खाई में कौन कौन से खतरे छिपे हुए हैं। उसकी तात्कालिक चिंता दुष्ट संतान थी, लेकिन अन्य खतरे भी हो सकते थे। उसने गहरी सांस ली। तो फिर पहली बात तो यह है। हालांकि इससे पहले कि वह अपने विचार को पूरा कर पाता, एक आवाज उसके कान में फुसफुसाई। एक ऐसी आवाज जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुमने उस दुष्ट चोर पक्षी का वध कर दिया है। सनी जम गया। वह कांप उठा। उसने धीमी सी सांस ली, क्योंकि वह आवाज उसकी नहीं थी। आवाज कुछ जानी पहचानी और सुकून देने वाली थी, लेकिन साथ ही डरावनी और खौफनाक भी। यह दुर्स्वप्न मंत्र की आवाज थी। वह मंत्र। उसकी आवाज में एक अजीब सी हंसी झलक रही थी। उसकी आवाज में प्रसन्नता झलक रही थी। जो बेहद परेशान करने वाला था। नाइटमेयर स्पेल लॉस्ट फ्रॉम लाइट में आपका फिर से स्वागत है। तुम्हारी छल कपट की कोई सीमा नहीं है। सनी कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपना गला साफ किया। अच्छा, धन्यवाद। मुझे लगता है कि वापस आकर अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपकी बहुत याद आई। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जिससे सनी काफी घबरा गई। स्पेल को तो मन में बैर रखना नहीं आता था, है ना? ऐसा तो नहीं था कि उसने जानबूझकर उसे त्याग दिया हो। ये सब उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था।
लेकिन सन्नी तनाव में था और आगे क्या होगा इस बारे में अनिश्चित था। फिर भी वह जीत की भावना से अभिभूत था, क्योंकि उस जादू ने उसे उसके नाम से पुकारा था। उसका असली नाम, मैं सचमुच वापस आ गया हूँ, हैन्ना। जैसे ही सन्नी लड़खड़ाकर पूरी तरह से थककर घुटनों के बल गिर पड़ा, नाइटमेयर स्पेल ने एक बार फिर उसके कान में फुसफुसाया। आपको एक स्मृति प्राप्त हुई है। तुम्हारी परछाई और भी मजबूत होती जा रही है। सनी ने हल्की सी मुस्कान दी। मेरी परछाई। पहले इन शब्दों का अर्थ होता था कि उसने एक छाया अंश प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब जब उसके सभी 7 कोर पूरी तरह से संतृप्त हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि मंत्र ने इनका उपयोग छाया सेना में शामिल होने वाली एक नई छाया का वर्णन करने के लिए किया है। उस नीच चोर पक्षी की पवित्र छाया। और एक स्मृति, वह भी एक पवित्र स्मृति। इतने वर्षों तक जादू से कोई लाभ न मिलने के बाद सनी लगभग उस एहसास को भूल ही गई थी। बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही शानदार अनुभव था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपके पास मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुरस्कारों का कोई बैकलॉग है? वह भी बहुत अच्छा होगा। आप जानते हैं, शायद स्पेल के धैर्य की परीक्षा लेना नासमझी थी, लेकिन सन्नी खुद को रोक नहीं पाया। भले ही वह बुरी तरह घायल और लहूलुहान था, उसकी ऊर्जा कम हो गई थी और वह अधमरा था। लेकिन उसका लालच अभी भी कायम था। वास्तव में, उससे पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। मंत्र ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन जब जवाब मिला तो उसकी आवाज में एक अशुभ सी हंसी का भाव था, जिससे सन्नी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये कहा, आपकी एक स्मृति चली गई है। सनी ने 2-3 बार पलकें झपकाईं। मंत्र की आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंज उठी। आपकी एक स्मृति चली गई है। आपकी एक स्मृति चली गई है। आपने अपना रंग खो दिया है। आपने अपना रंग खो दिया है। आपने एक रंग खो दिया है। उसके दिमाग में फुसफुसाहटों का एक कोरस फूट पड़ा, जिससे वह बहरा हो गया। मंत्र की आवाज तूफानी समुद्र की गर्जना की तरह गूंजी, वही शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे। सनी ने उठने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और ठंडे पत्थरों पर गिर पड़ा। उसके होठों से एक कराह निकल गई। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अपनी याददाश्त खो दी। मंत्र ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह बस बोलता रहा, उसकी आवाज उसके दिमाग में एक कान फाड़ देने वाली घंटी की तरह गूंजती रही। आपने अपना रंग खो दिया है। आपकी एक स्मृति चली गई है। आपने अपना रंग खो दिया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। आपने एक गढ़ खो दिया है। सनी आखिरकार खड़े होने में कामयाब हो गया। क्या? वह जम गया, चौड़ी आंखों से अंधेरे में घूरता रहा। और फिर, मानो कुछ एहसास होने पर, उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो पक्षी, वो मनहूस चिड़िया, वह नीच, घृणित, घिनौना, विक्षिप्त देवता। क्यों? उसने ये क्यों सोचा था कि उस घृणित प्राणी की एक झलक को भी अपनी आत्मा में प्रवेश करने देना एक अच्छा विचार था? यह एक भयानक शापित आतंक था। नहीं, अब यह एक बार फिर पवित्र आतंक था। कम से कम उसकी एक परछाई तो थी। क्या भ्रष्टाचार से खुद को मुक्त करने के लिए सनी का उपयोग करना शुरू से ही उसकी योजना थी? किसे पड़ी है? अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था। अचानक चक्कर आने पर सनी जल्दी से अपने आत्मा सागर में गोता लगा गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह नीच चोर पक्षी पहले ही भाग चुका था, अपने साथ जो चाहे ले गया था। उसका या उसके लूटे हुए माल का कोई निशान नहीं बचा था। खैर, एक सुराग मिला था। इतनी बात करने के लिए सन्नी को आखिरी झटका देने के इरादे से नाइटमेयर स्पेल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें एक परछाई मिल गई है। जमीन पर लेटे हुए और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए सनी ने दर्द भरी कराह निकाली। ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? नहीं, लेकिन सच में ये क्या बकवास है? ऐसा प्रतीत होता था कि अपनी किस्मत को फिर से पाने और दुनिया द्वारा याद किए जाने की अपनी तीव्र इच्छा में, सनी एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था। वह ये भूल गया था कि नियति से बंधे होने का क्या अर्थ होता है। नियति से प्राप्त गुण को पुनः प्राप्त करने के कुछ ही क्षणों के भीतर, सन्नी को एक विक्षिप्त देवता द्वारा बुरी तरह लूट लिया गया था। ये किस तरह की बकवास थी? सनी ने फिर से कराहते हुए कहा। लेकिन चाहे वह सच्चाई को कितना भी नकारना चाहे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसके साथ धोखा हुआ था। उस दुष्ट चोर पक्षी ने भ्रष्टाचार से खुद को मुक्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी।
और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वो प्राणी सन्नी की काफी सारी चीजें अपने साथ लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगर वह इस बारे में सोचे तो यह एक तरह से शानदार विचार था। आखिरकार मृत्यु भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हथियार थी। शुद्ध होने के बाद मरने वालों की परछाइयां छाया लोक में जाती थी, जहां वे निर्दयी कानूनों द्वारा नष्ट हो जाती थी या अंधेरे में रहने वाले भयानक प्राणियों का शिकार बन जाती थी। सन्नी की जानकारी के अनुसार इस नियम का केवल एक ही अपवाद था, उसके हाथों मारा जाना। इसलिए उसके हाथों मारे जाने के बाद वह दुष्ट चोर पक्षी, कम से कम उसकी परछाई, धीरे धीरे उसके आत्मा सागर में प्रवेश कर गया। वहां उसने किसी तरह खुद को एक छाया प्राणी में बदल लिया और भाग निकला। सनी हैरान था, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि बाद में उसे लगा कि उसे ऐसा सोचना चाहिए था। बात बस इतनी थी कि बहुत कम परछाइयों ने ही उसे कभी परेशान किया था। एक तो निंदा की परछाई थी, जिसे वह पूरी तरह से काबू में नहीं कर पाया था, और एक स्लेयर भी था, जिसे खून की रिश्वत देनी पड़ी, और तब जाकर वह एक सच्चे शैडो की तरह व्यवहार करने लगा। वुल्फ, एबंडेंस पपेटियर, उसके किसी भी पवित्र स्वरूप ने पहले कभी उसकी अवज्ञा नहीं की थी, इसलिए सन्नी ने सोचा भी नहीं था कि वह नीच चोर पक्षी अलग होगा। या शायद उसने सोचा था, और उस घिनौने प्राणी ने उसके दिमाग से यह विचार छीन लिया। खैर, जो भी हो, उस मनहूस चीज की लड़की, उस दुष्ट चोर पक्षी ने न केवल एक बुरे सपने से बाहर निकलकर खुद को पुनर्जीवित किया, बल्कि तुरंत ही मरकर भ्रष्टाचार से भी बच निकला और इस तरह मौत से भी बच गया। अगर दुनिया में इससे भी बड़ा कोई भागने का माहिर होता, तो सनी को उसके बारे में पता नहीं होता। और अब स्वप्नलोक में कहीं एक विक्षिप्त पवित्र आतंक खुला घूम रहा था। सन्नी को पूरा यकीन था कि वह दुष्ट चोर पक्षी किसी न किसी तरह एरियल की कब्र से निकल ही जाएगा, और भले ही उसे यह पता न हो कि किस युग को उस बदमाश का स्वागत करने का दुर्भाग्य झेलना पड़ेगा। लेकिन उसे यह आभास था कि अनेक शक्तिशाली प्राणियों को देर सवेर भयानक सिरदर्द होने वाला है। खुद सनी को भी इसमें शामिल किया गया था। दरअसल सनी को एक अशुभ आभास हो रहा था कि उसे दूसरों से ज्यादा सिरदर्द होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब वह दुष्ट चोर पक्षी एक छाया प्राणी बन गया, तो उसकी आदतें बदल गई थी। नहीं तो यह उसकी इतनी सारी काली और धुंधली चीजें क्यों चुराता? खोई हुई सभी चीजों को याद करके सन्नी एक बार फिर आह भरे बिना नहीं रह सका। नुकसान काफी बड़ा था, ये वाकई दुखद था। सन्नी ने जब आत्मा सागर में गोता लगाया तो सबसे पहले उसने यही देखा कि वहां उसकी यादों से कम छायाएं थीं। उस दुष्ट चोर पक्षी ने सारी छायाएं नहीं चुराई थीं, बल्कि उनमें से अपनी पसंद की छायाएं चुन ली थीं। हालांकि उसकी पसंद महंगी थी। कई युद्ध क्षेत्रों में वर्षों के रक्तपात के दौरान सन्नी ने जो अनेक परछाइयां एकत्रित की थीं, वे सब लुप्त हो चुकी थीं। चूहा राजा, सत्य का अपवित्र साधक, और भी बहुत कुछ। हजारों, शायद दसियों हजार। साथ ही उसे धुंधला सा याद था कि उसकी एक परछाई नष्ट हो गई थी, खोई नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि उस दुष्ट चोर पक्षी ने प्रचुरता को खा लिया। उसे अपनी आत्मा में इतना मोटा, स्वादिष्ट कीड़ा पाकर सचमुच बहुत खुशी हुई होगी। लानत है चोर को, सनी ने अपने दांत पीस लिए। उस घिनौने आतंक ने सिर्फ चश्मे ही नहीं चुराए थे, सन्नी की कुछ यादें भी गायब थी। हैंडी ब्रेसलेट, क्विंटेंसेंस पल, डेफिनेटली नॉट मी। यहां तक कि उसने किसी वजह से नाइटमेयर की महंगी काठी भी चुरा ली। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उस चिड़िया ने सन्नी की कुर्सी चुरा ली थी। शैडो चेयर गायब हो गई थी, जिससे सन्नी को गहरा सदमा लगा। नोक्टिस ने मुझे वो कुर्सी दी थी, धिक्कार है। खैर, बात कुछ ऐसी थी जैसे सन्नी ने बिना पूछे उस सन की जादूगर की आलीशान कुर्सियों में से एक कुर्सी ले ली हो। लेकिन फिर भी उन्हें वह कुर्सी बहुत पसंद थी। उस नीच पक्षी पर लानत हो। सन्नी ने गुस्से से दांत पीस लिए। और फिर उनके गढ़ का भी गायब हो जाना हुआ। उसने 2 गढ़ों पर शासन किया था। दुष्ट चोर पक्षी ने अनाम मंदिर को अछूता छोड़ दिया, संभवतः संरक्षक ने उसे डराकर भगा दिया था, लेकिन उसने जले हुए जंगल में सन्नी द्वारा जीते गए गढ़ पर कब्जा कर लिया। सन्नी के आत्मा सागर से अब उसकी प्रतिकृति गायब हो चुकी थी। दरअसल उसका सब कुछ गायब हो चुका था। सन्नी को याद तक नहीं था कि वह कैसा दिखता था या कहां स्थित था। ऐसा लग रहा था मानो काले मिलीपीड्स के खिलाफ युद्ध कभी हुआ ही न हो। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था, लेकिन उसे संदेह था कि उसका कीमती गढ़ इस समय दुष्ट चोरों के घोंसलों में से एक में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, ले लो।
वैसे भी मुझे उस किले की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इसे जले हुए जंगल पर आगे विजय प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया था। बिल्कुल नहीं। तो अब मूर्ख कौन था? सन्नी ने झुंझलाहट भरी आह के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। जिस बात से उन्हें सबसे ज्यादा निराशा होती थी, असल बात यह थी कि उस नीच चोर पक्षी ने उससे कुछ और भी चुरा लिया था। इसने उसके भाग्य को पुनः प्राप्त करने के उस मार्मिक क्षण को छीन लिया था। सन्नी लंबे समय से खोई हुई चीज को वापस पाने का इंतजार कर रहा था। उसने नाइटमेयर डेजर्ट और एरियल के मकबरे का सामना किया, एक शापित आतंक को युद्ध में चुनौती दी, ये सब इसलिए ताकि वह एक बार फिर खुद को लॉस्ट फ्रॉम लाइट कह सके। और जैसे ही वह फिर से खुद बनने की मीठी कड़वी अनुभूति में डूबा हुआ था, जैसे ही उसने कल्पना की कि उन लोगों द्वारा याद किया जाना कैसा लगेगा जिन्हें वह प्यार करता था, उसे एक मृत देवता द्वारा उसकी आत्मा को लूटे जाने के भयावह संकट का सामना करना पड़ा। अब जब भी उसे वह क्षण याद आएगा जब वह फिर से नियति का शिकार बन गया था, तो उसे एक घृणित पक्षी द्वारा लूटे जाने की घटना को याद करना होगा। सनी अनजाने में एक धीमी सी गुर्राहट निकाल बैठा। वह घृणित, नीच, दुष्ट पक्षी। इसके जवाब में कपड़े की सरसराहट की आवाज सुनाई दी और उसके ऊपर से एक दोस्ताना आवाज गूंजी। घिनौना। सनी ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। हाँ, और वो चीज भी वही थी। उसका नया साया, वो शैतानी बच्चा जिसे उसकी निकम्मी मां ने उसकी देखभाल में छोड़ दिया था। वह दुष्ट संतान थी। सनी ने ऊपर देखा और पाया कि उसका अपना पीला चेहरा उस पर नीचे देख रहा है। उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान फैली हुई है। मुस्कान भले ही चमकदार थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था, जिसने उसे भयावह और खतरनाक बना दिया। वह घिनौना जीव सन्नी का रूप धारण करके वहीं खड़ा था और धैर्यपूर्वक सन्नी के कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहा था, या शायद उसे मारने की योजना बना रहा था। सन्नी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस भयानक जीव के दिमाग में क्या चल रहा है। चोर चिड़िया अपने बच्चे को सन्नी की देखरेख में छोड़कर चली गई थी। शायद उसने ये समझ लिया था कि उसका बच्चा घोंसला छोड़कर अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है, या शायद वह चाहती थी कि छाया का स्वामी उस नन्हे शैतान को एक कुशल छाया प्राणी बनने के गुर सिखाए। बहरहाल, वह चीज अब सनी की सातवीं परछाई थी। उसने हताशा से उस दुष्ट प्राणी को घूर कर देखा। चलो, सकारात्मक पक्ष देखते हैं। हाँ, सन्नी की आत्मा में अब एक नया शैतान बस गया था। एक मनोरोगी बच्चा जिसे दूसरों की जीवन शक्ति चुराने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था और जिसने लगभग अकेले ही महान नदी के भयानक जीवों को विलुप्त कर दिया था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अब जबकि दुष्ट प्राणी सन्नी की परछाई बन चुका था, कम से कम वह उसे खत्म तो नहीं कर सकता था। इसके अलावा, जिन परछाइयों को उसने चुराया था, जिनमें भेड़िया भी शामिल था, वे अब सन्नी के नियंत्रण में वापस आ चुकी थी। तो यह एक अच्छी बात थी। इसके अलावा, क्या उसके लिए एक और सर्वोच्च शैतान की कमान संभालना अच्छी बात नहीं थी? और वह भी वाइल्ड स्पॉन जितना घातक। सनी ने आह भरी और वाइल्ड स्पॉन की आत्मा में झांका। वहां एक विशाल और अंधकार में शून्य में 4 गहरे अंगारे जल रहे थे, जो उसके अन्य शैडोज से भिन्न नहीं थे, सिवाय स्लेयर के। शायद इसीलिए सनी जानता था कि उसकी परछाइयां अधूरी हैं, भले ही उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। शायद चोर पक्षी भी अपनी संतान को पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसने उस डरावनी चीज को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले कर दिया जिसके पास एक दिन ऐसा करने का अधिकार हो। या शायद वह बस यही चाहता था कि उसका घिनौना बच्चा सन्नी की आत्मा को भीतर से खाकर तब तक बड़ा हो जब तक कि उसका केवल एक बेजान खोखला शरीर ही न बच जाए। किसी भी स्थिति में इसे काट दें। सनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि दुष्ट प्राणी ने उसका चेहरा धारण कर रखा था। अपने ही एक ऐसे रूप को देखना जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, बहुत डरावना था, और वह भी एरियल की कब्र में। यहीं पर सांत्वना के पाप ने सनी को उसके ही चेहरे के पीछे छिपकर सताया था, इसलिए वह चाहता था कि दुष्ट प्राणी कोई और रूप धारण कर ले। लेकिन अफसोस, उस दुष्ट प्राणी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह नीचे झुक गया, सनी की छाती में उंगली से गुदगुदी की और भी चौड़ी मुस्कान बिखेरी। घिनौना। सनी ने हताशा भरी आह भरी। दुष्ट आत्मा का अपना कोई निश्चित रूप नहीं था जिसमें वह वापस लौट सके। वह एक परछाई मात्र थी, जो किसी भी वस्तु का रूप धारण कर लेती थी। या यूं कहें कि जिसका रूप वह स्वयं धारण करना चाहती थी।
दूसरे शब्दों में, वह किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकती थी जिसे वह देखती और जिसकी जीवन शक्ति वह सोख लेती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने सन्नी, नेफिस और वुल्फ के साथ किया था। स्वाभाविक रूप से, भले ही दुष्ट आत्मा किसी पवित्र प्राणी का रूप धारण कर ले, वह स्वयं जादुई रूप से पवित्र नहीं बन जाती। इसलिए उसकी शक्ति की भी एक सीमा थी। परछाई डालने वाले प्राणी की खामी सहित परिवर्तन पूर्ण हो चुका था। सन्नी ने यह भी देखा था जब दुष्ट संतान ने स्वयं नेफ की खामी की भयानक पीड़ा का अनुभव किया था। दुष्ट संतान की दूसरी शक्ति जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति चुराकर उसे अपनी शक्ति में मिलाने की क्षमता थी। सन्नी ने भी उस भयावह क्षमता का अनुभव किया था। वास्तव में, वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि यहाँ जिस जीवन शक्ति की बात हो रही है, उसका क्या अर्थ है। ऊपरी तौर पर, दुष्ट संतान अपने शिकारों की आत्मा का सार चुरा लेती थी, लेकिन सन्नी को लगता था कि यह सार मात्र एक बहुत गहरी प्रक्रिया का सतही रूप है। यह आत्मा पर हमला नहीं था, और न ही यह शारीरिक हमला था। अगर कुछ था तो वह एक आत्मा का हमला था जो कि सन्नी ने पहले कभी अक्सर नहीं देखा था। दुष्ट संतान की घातक शक्ति से अपना बचाव करना बेहद मुश्किल था। उस शक्ति की एकमात्र सीमा युवा शैतान की अपनी क्षमता थी। यदि किसी प्राणी में विशेष रूप से मजबूत आत्मा और असीम जीवन शक्ति हो, तो उसे मृत्यु तक निचोड़ना एक बहुत धीमी प्रक्रिया बन जाती थी। और इस बीच, दुष्ट संतान का शिकार पलटवार करने के लिए स्वतंत्र था। इन दो शक्तिशाली क्षमताओं के अलावा, वाइल्ड स्पॉन शैडो सटेप और शैडो इनकारनेशन के अपने रूपों का उपयोग कर सकता था, जिससे वह आसानी से एक अमूर्त छाया होने और खुद को एक ठोस रूप में प्रकट करने के बीच स्विच कर सकता था। सनी ने अपनी अधूरी प्रतिलिपि को संदेह की दृष्टि से देखा। उद्धरण उसके पास छाया अभिव्यक्ति का एक रूप भी होना चाहिए, नहीं तो नेबुलस मेंटल की वह सस्ती नकल कहां से आई। वाइल्ड स्पॉन की शैडो मैनिफेस्टेशन की महारत सहज और प्रारंभिक प्रतीत होती थी, लेकिन कम से कम परछाइयों से एक कामचलाऊ वस्त्र बनाने के लिए ये काफी थी। सनी काफी देर तक चुप रहा। सच तो यह है कि वह इतना बुरी तरह घायल था कि हिल भी नहीं सकता था, या सोच भी नहीं सकता था। चोट सिर्फ शारीरिक ही नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा भी लगभग नष्ट हो चुकी थी। वीव्स ने उसे मरने से बचा लिया था, और उसकी सर्वोच्च शक्ति उसे ठीक कर रही थी, लेकिन उसकी अपार शक्ति के बावजूद, उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। सनी को इस समय लंबे आराम की जरूरत थी। उसे एक सुरक्षित जगह ढूंढकर गहरी, बिना सपनों वाली नींद में सो जाना था। दुर्भाग्य से, आराम करने का ये सबसे बुरा समय था। सन्नी समय के भावर में खो गया था। उसे पता ही नहीं था कि आसपास कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। उसे नेफिस को ढूंढना था, और फिर उन्हें अनाके लौटना था। इसके अलावा, एस्टेरियन अभी भी दुनिया को जीतने के लिए तैयार था, और दुष्ट चोर पक्षी को मारना उस समस्या का समाधान नहीं था जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। कम से कम सनी को तो इस बात की जानकारी नहीं थी। उसने थकी हुई सियाह भरी और उस दुष्ट प्राणी की ओर देखा। मान लीजिए, आपको यह नहीं पता होगा कि अपवित्र हुए बिना मुहाने के अंदर कैसे प्रवेश किया जाए, है ना? चोर पक्षी और उसके बच्चे पत्थर के टाइटन के हृदय में स्वतंत्र रूप से आते जाते रहे थे। इसलिए सन्नी को हल्की सी उम्मीद थी कि उसका नया साया किसी गुप्त मार्ग को जानता होगा जिससे वह एरियल की कब्र के इस अज्ञात युग में एस्टुअरी झील तक पहुंच सके। हालांकि उसे संदेह था कि चोर पक्षी ने ही उस युवा शैतान को अपने घोंसले में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी थी। और सचमुच, उस दुष्ट प्राणी ने उसी चौड़ी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। घिनौना, सनी ने आह भरी। धिक्कार है। क्या तुम्हें दूसरे शब्द नहीं पता? उस दुष्ट प्राणी ने कुछ क्षणों तक असमंजस में उसे देखा, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। लानत है। सनी कराह उठा। ठंडे पत्थरों पर लेटे हुए सन्नी ने ऊपर फैले असीम अंधेरे में टकटकी लगा रखी थी। वहां, जमीन से बहुत ऊपर, दुनिया का ताना बाना बिखर गया था, और वह दरार अभी भी दिखाई दे रही थी जिससे होकर वह और दुष्ट चोर पक्षी आए थे। नेफिस के बिना वह नदी के मुहाने के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं कर सकता था, और उसे ये भी यकीन नहीं था कि अंदर जाने की कोशिश करने का कोई फायदा भी है। इसलिए ये लगभग तय था कि अपने साथियों के पास लौटने के लिए उसे एक बार फिर समय के टूटे हुए जाल में उलझना ही पड़ेगा। बस यही बात थी। वह भूल-भुलैया सचमुच अनंत थी। वह अनंत काल का एक जाल था। सनी यह जानना नहीं चाहती थी कि कोई व्यक्ति अनंत काल में कितने समय तक खोया रह सकता है। बिना किसी मार्गदर्शन के उस दरार में उतरना आत्महत्या से कम नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है,
मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ने का रास्ता सोचूंगा, या कम से कम आगे बढ़ने का रास्ता खोजने का तरीका तो सोच ही लूंगा। वह कुछ देर तक स्थिर रहा, फिर आह भरी और अपनी आंखें खोल ली। उसके शरीर को ठीक होने और स्वतंत्र रूप से चलने फिरने के लिए समय चाहिए था, इसलिए उसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। इसी बीच सन्नी ने खुद को व्यस्त रखने के लिए अपने मंत्रों का आह्वान किया। वे अचानक प्रकट हुए, और उनकी जानी पहचानी चमक ने सन्नी को एक अजीब सी अनुभूति कराई। यह अनुभूति धीमी थी, लेकिन गहरी और तीव्र भी थी, जिससे सन्नी ने कांपती हुई सांस ली। उसने हैंडी ब्रेसलेट की मदद से इन प्रतीकों की यथासंभव नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन असली चीज का कोई मुकाबला नहीं। सनी ने गहरी सांस ली और अपने प्रतीकों को देखा, असली प्रतीक, न कि वे नकली प्रतीक जिन्हें वह खुद बनाने में कामयाब रहा था। नाम, सूर्यहीन। असली नाम, प्रकाश से विमुख। उसे वहीं रुकना पड़ा। केवल उन 3 शब्दों, प्रकाश से विमुख, को पढ़ने मात्र से ही मंत्र के प्रतीकों को पुनः देखने की तीव्र अनुभूति फीकी और महत्वहीन प्रतीत होने लगी। यह मैं ही हूं। मैं फिर से मैं बन गया हूं। उसने अपने दांत पीस लिए। इतने वर्षों के बाद सनी को खुद को संभालने और पढ़ना जारी रखने में पूरा 1 मिनट लग गया। रैंक, सर्वोच्च वर्ग, टाइटन। शैडो कोर 7 सेवेंथ्स। छाया खंड 70070। स्मृतियां, सिल्वर बेल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रॉक, एंडलेस स्प्रिंग, वीवर का मास्क, शैडो लेंटन, वीवर की सुई, नेबुलस मेंटल। वह एक पल के लिए रुका, और अपने पास बची हुई यादों की दयनीय रूप से छोटी सूची को देखने लगा। उस मनहूस पक्षी ने उसे पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। सनी ने गहरी सांस ली। नरक, उस नीच चोर पक्षी ने तो उसे मारने पर मिली स्मृति भी चुरा ली। कितनी गुस्ताखी। उसने गंभीर भाव से उन चमकते हुए प्रतीकों पर एक नजर डाली। उद्धरण ... कम से कम मेरे पास अभी भी द रॉक तो है। इसलिए अगर वह किसी से बात करना चाहता था, तो उसकी आत्मा के भीतर हमेशा एक बेहतरीन वार्ताकार मौजूद रहता था। सनी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना सिर हिलाया और फिर से उन प्रतीकों की ओर देखा। वे पढ़ते हैं। प्रतिध्वनियां, परछाइयां, जेड सेंट, सोल सरपेंट, नाइटमेयर, शैडो फिएंड, मार्वलस मिमिक वाइल। सनी की निगाह सूची के अंत में ठहर गई। स्लेयर को नाइटमेयर स्पेल द्वारा नाम नहीं दिया गया था। उसे अज्ञात भी नहीं कहा गया, मानो स्पेल ने उसे नाम रखने के अधिकार से वंचित कर दिया हो। कोई भी नाम, न केवल 9 देवियों की ओर्फने का नाम। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन आखिरकार ओर्फने ने ही वीवर को मारा था। उसने वीवर की 2 बार हत्या की थी। तो एक तरह से वह जादू उसकी तलवार से ही पैदा हुआ था। यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि स्पेल ने उसे स्वीकार करने से इनकार क्यों कर दिया, लेकिन सनी का उसके रवैये पर विचार करने का कोई मूड नहीं था। उस घिनौने जीव को बस घिनौना ही कहा जाता था। उस घृणित प्राणी के लिए ये नाम किसी भी अन्य नाम की तरह ही अच्छा था, इसलिए सन्नी ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। सनी अपने शैडोज के बारे में बहुत कुछ विस्तार से जानना चाहता था। आखिरकार नाइटमेयर स्पेल खोने के बाद से वह खुद ही अधूरी जानकारियों को पूरा कर रहा था। कैसी की मदद के बावजूद भी विवरण उस स्तर की अंतर्दृष्टि तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो स्पेल में निहित थी। लेकिन इसके लिए बाद में समय मिलेगा, जब वह नेफिस से फिर से मिल जाएगा और एस्टेरियन मानवता का विनाश करना बंद कर देगा। फिलहाल सन्नी का ध्यान केवल एक महत्वपूर्ण बात पर था। उसके अधिकांश शैडो अब तक सुप्रीम रैंक पर पहुंच चुके थे, और वह मंत्र ... अब उन्हें और भी ऊंचे रैंक तक पहुंचाने के आसान तरीके उपलब्ध नहीं थे। शायद देवताओं का सृजन करना उसकी क्षमता से परे था, या हो सकता है कि वह अपने संसाधनों का सीमित उपयोग कर रहा हो। एक फिफ्थ नाइटमेयर को प्रकट करने और एक पवित्र प्राणी का पालन पोषण करने में लाखों अवेकेंड से कहीं अधिक खर्च होता होगा। किसी भी स्थिति में उसके किसी भी शैडो को सुप्रीम रैंक और एपोथियोसिस से आगे ले जाना संभव नहीं लग रहा था, कम से कम अभी के लिए। सर्प को छोड़कर यदि सन्नी वास्तव में शैडो डांस के 6ठे चरण में महारत हासिल कर लेता, तो सर्प निश्चित रूप से पवित्र बन जाता। और शैडो डांस की बात करें तो सनी की नजरें संबंधित प्रतीकों की श्रृंखला पर पड़ी, और उसने एक बार फिर अपने दांत पीसे। वो कमीना, वह चोर पक्षी को कोसते कोसते थक चुका था। जाहिर तौर पर उसने अभी तक 6ठा चरण पूरी तरह से नहीं सीखा था। हालांकि उसने 5वां चरण तो सीख लिया था, और उसे जो विरासत अवशेष मिलना था वह गायब था। उस पर लिखे प्रतीकों से पता चलता था कि उस पर किसी का अधिकार हो चुका है,
और उसका कहीं कोई निशान नहीं बचा था। उस घिनौने पक्षी ने उसे भी चुराए गए बाकी खजानों के साथ ले लिया था। अचानक सन्नी को इस बात की खुशी हुई कि उसने अभी तक छठा चरण नहीं सीखा था। उसने वाइल की तरफ देखा, फिर मन ही मन बड़बड़ाया, अगर मैंने कभी उस बदमाश चोर को पकड़ लिया तो। उसने अपना ध्यान वापस रून अक्षरों पर केंद्रित करके अपना ध्यान भटकाया। इन अक्षरों का अर्थ है डोमेन, शैडो। शैडो डोमेन विषय, डार्क डांसर, प्रॉमिस ऑफ ए डिस्टेंट स्काई, एको, किम ब्लस्टर, क्वेंटिन, टैमर ऑफ सोरो। शैडो क्लैन के सभी सदस्यों के नाम वहां सूचीबद्ध थे, और यदि सनी किसी नाम पर ध्यान केंद्रित करता तो वह उनके प्रतीकों को पढ़ सकता था, जो उसके अपने प्रतीकों से बिल्कुल भिन्न नहीं थे। ये जानकारी सनी को अपने प्रतिनिधियों के सोल सी में जाकर या उनकी धारणाओं को साझा करके प्राप्त होने वाली जानकारी से कहीं अधिक थी, जो काफी सुविधाजनक था। शैडो क्लैन के सदस्यों के नीचे एक अलग और कहीं अधिक बड़ी सूची अंधेरे में चमक रही थी। शेड्स, माउंटेन किंग का लावा, इंपीरियल स्लेवर, माउंटेन किंग, कैरापेस का वेंजर। यदि वह सूची पर ध्यान केंद्रित करता तो शैडो लीजन के सभी सैनिक, असंख्य सैनिक वहां सूचीबद्ध थे, और यदि वह किसी विशेष सैनिक पर ध्यान केंद्रित करता तो उसका संक्षिप्त विवरण भी दिखाई देता। जाहिर है, उसके विभिन्न रूपों की सूची इतनी लंबी होती कि उसे बाकी रूपों की तरह दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए मंत्र ने किसी तरह उसे एक ही समय में संक्षिप्त और लगभग अनंत दोनों रूपों में प्रकट कर दिया। सन्नी को इस विचित्र दृश्य की आदत पड़ने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने जल्द ही मात्र एक विचार से ही प्रतीकों के विशाल क्षेत्र में घूमना सीख लिया। वह शायद 1 साल या कुछ साल सिर्फ हर रंग के विवरण का अध्ययन करने में बिता सकता था। यह ऐसा था मानो अचानक उसे लाखों प्रतिध्वनियों के विवरण मिल गए हों, जिनमें से हर एक में कोई न कोई रोचक जानकारी छिपी हो। उनके हाथ पहले से ही एक नई अन्वेषण रिपोर्ट पर काम शुरू करने के लिए बेचैन थे। लेकिन फिलहाल सनी ने बस नजरें हटा ली और रून अक्षरों को पढ़ना जारी रखा। विशेषताएं, परछाइयों का स्वामी, दिव्यता की ज्वाला, रक्त ताना बाना, हड्डी ताना बाना, मांस ताना बाना, आत्मा ताना बाना, मन ताना बाना, आत्मा ताना बाना, जेड शील, अभिशाप, भाग्यशाली। वह भाग्यशाली गुण वापस आ गया था, चाहे अच्छा हो या बुरा। डॉट 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 या दोनों, संभवतः दोनों। सनी ने आगे पढ़ा। पहलू, छायादास। पहलू श्रेणी, दिव्य। जन्मजात क्षमता, शैडो बॉन्डर। वह काफी देर तक वहीं रुका रहा, और फिर आखिरकार उसने प्रतीकों की अगली पंक्ति को पढ़ा। वे पढ़ते हैं डॉट डॉट डॉट, मास्टर, बदलता सितारा। सनी अंतिम अक्षर चिन्हों की पंक्ति को घूरती रही, कुछ महसूस होने की प्रतीक्षा करती रही। इसे देखकर उसे अब भी वह गहरा कुआं याद था जिसमें इसे देखकर उसके भीतर जटिल, अनसुलझे भाव उमड़ आए थे। क्रोध और आक्रोश, प्रेम और तड़प के साथ मिले हुए। दर्द, नाराजगी, भय, आशा, सांत्वना, और भी कई भावनाएं जिन्हें वह ठीक से नाम नहीं दे सकता था। वे इतनी प्रबल थी कि कभी कभी उसे घुटन महसूस होती थी, इसलिए उसे उस परिचित पीड़ा के फिर से प्रकट होने की उम्मीद थी। लेकिन सन्नी चाहे जितना भी इंतजार करे, वह नहीं आया। उन्हें कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। प्रतीकों को देखकर उनके मन में कोई हलचल नहीं हुई और वे शांत रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले दिखाए गए सच को स्वीकार कर लिया था, और इसलिए भी क्योंकि वह सच्चाई उन प्रतीकों के पहले के अर्थ से अलग थी। पहले ये प्रतीक उस चीज का संकेत देते थे जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर थोपी गई थी, ऐसी चीज जिसे चुनने में उसका कोई हाथ नहीं था, और इसलिए वह दिल से उसका विरोध करता था। लेकिन भले ही प्रतीक चिन्ह स्वयं बिल्कुल वैसे ही रहे हों, लेकिन उनकी झिलमिलाती चमक के पीछे छिपा अर्थ अब पूरी तरह से अलग था। अब वे उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति थे। वे सन्नी द्वारा स्वेच्छा से किए गए चुनाव को दर्शाते थे, और इसलिए उन्हें देखकर सन्नी के मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं जागी। वास्तव में सन्नी ज्यादातर इस बात पर विचार कर रहा था कि नेफिस के साथ शैडो बॉन्डर को फिर से साझा करने का व्यावहारिक अर्थ क्या होगा। उसने कुछ पल के लिए उसके असली नाम पर ध्यान केंद्रित किया, और उसके प्रतीक चिन्ह चमकते हुए प्रकट हो गए। नेफिस की परछाई होने का यह एक छोटा सा लाभ था, वह जब चाहे उस पर नजर रख सकता था। प्रतीकों ने उसे बताया कि वह कम से कम अभी भी जीवित है। हालांकि उसे यह पक्का नहीं पता था कि मंत्र उसे यह बता रहा था कि नेफिस उस समय में जीवित है जिसमें वह पहुंच गया है, या फिर टूटे हुए समय के भूलभुलैया में कहीं उसकी वर्तमान स्थिति दिखा रहा था। उनका मानना था कि यह बाद वाला विकल्प था। नेफ के प्रतीक चिन्ह वैसे ही दिख रहे थे जैसे उसे याद थे।
बेशक सन्नी ने उन्हें आखिरी बार तब देखा था जब वे दोनों मास्टर थे, इसलिए उन चमकते प्रतीकों में बहुत सी नई जानकारी भी लिखी हुई थी। अंधेरे में नेफ का नाम चमकता देख उसे उसे ढूंढने की तीव्र इच्छा हुई। कहीं न कहीं नेफिस शायद उसे याद कर रही होगी, उनके बीते दिनों को और एक दूसरे के लिए उनके दिलों को याद कर रही होगी। वह संभवतः ये भी याद कर रही थी कि कैसे उसने उसे एक भयानक दुष्स्वप्न की गहराई में अकेला छोड़ दिया था। क्या सारी यादें एक साथ उमड़ रही थीं? या वे बस एक बार फिर से मौजूद थीं, और यादों की तरह, जब वह उन पलों को याद करेगी तभी उभरेंगी? सनी ने आह भरी और अपनी आंखों से नजरें हटाकर वापस अपने ही मंत्रों की ओर मुड़ गई। वे पढ़ते हैं। पहलू क्षमताएं, छाया नियंत्रण, छाया कदम, छाया प्रकटीकरण, छाया अवतार, छाया सेना। एस्पेक्ट लेगेसी, शैडो डांस। दोष, साफ अंतरात्मा। गढ़, नामहीन मंदिर। और बस यही था। उनका जीवन चमकते हुए प्रतीकों के एक बिखरे हुए समूह में सिमट गया। सनी कुछ देर तक स्थिर रहा, और किसी और चीज के बारे में सोचकर अपने मन में उठने वाले चिंताजनक विचारों से ध्यान हटाने की कोशिश करता रहा। सही, नेफ के ऋणों की जांच कर पाना शैडो बॉन्ड का एक मामूली लाभ मात्र था। शैडो बॉन्ड कोई दोष नहीं था, भले ही सन्नी ने हमेशा इसे इसी तरह समझा हो। वास्तव में यह उसकी जन्मजात क्षमता थी जो उसके पहलू का मूल थी, और एक ऐसी शक्ति थी जिसका उपयोग उसे अपने और अपने कथित गुरु के लाभ के लिए जीवन भर करना चाहिए था। शैडो बॉन्ड के वरदान पूरी तरह इस बात पर निर्भर थे कि सन्नी किसे अपना गुरु नियुक्त करता है, और भावनात्मक उलझनों को एक तरफ रख दे तो अमर ज्वाला वंश की चेंजिंग स्टार से बेहतर गुरु मिलना उसके लिए मुश्किल था। जानलेवा घावों को ठीक करने की उसकी क्षमता शब्दों से परे थी, और नेफिस कोई साधारण वैद्य नहीं थी। आखिरकार वह एक दिव्य शक्ति थी। कहने की जरूरत नहीं है, दैवीय गुणों से युक्त लोग आसानी से नहीं मिलते, और अगर उसे नेफिस और मोडरेट में से किसी एक को चुनना होता, तो वह तुरंत नेफिस को चुनता, क्योंकि उनकी शक्तियां एक दूसरे की पूरक थीं। पहले सनी और नेफिस एक दूसरे की शक्ति को बढ़ा सकते थे, और उनकी संयुक्त शक्ति उनके अलग अलग हिस्सों की शक्ति के योग से कहीं अधिक थी। इसके और भी फायदे थे, लेकिन सनी को शैडो बॉन्ड के प्रभावों के बारे में केवल उतना ही पता था जितना कि मास्टर्स के रूप में उनके समय से। अब जबकि वे सर्वोच्च शक्ति बन चुके थे, उनकी शक्तियों का संयुक्त प्रभाव भी कहीं अधिक बढ़ गया होगा। समस्या ये थी कि जैसे जैसे जागृत लोग रैंक में ऊपर चढ़ते गए, उनकी शक्तियां व्यापक होती गईं और उन्हें सरल शब्दों में परिभाषित करना कठिन होता गया। वे दिन बीत चुके थे जब सन्नी और नेफिस मंत्र द्वारा वर्णित अपनी क्षमताओं और विशेषताओं की संकीर्ण सीमाओं में ही सीमित थे। आजकल उनकी प्रत्येक क्षमता और उनके सभी गुणों को दर्जनों तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर कई मुख्य क्षमताओं के संयोजन से प्राप्त द्वितीयक शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जो अनुभव और कौशल के चतुर अनुप्रयोग द्वारा संभव हो पाती हैं। इसलिए सनी तुरंत यह अनुमान नहीं लगा सका कि शैडो बॉन्ड का दायरा कितना बढ़ गया है। क्या नेफिस दूर से ही अपने साये को ठीक कर पाएगी और उसकी शक्ति बढ़ा पाएगी, जैसे वह अपने डोमेन के सदस्यों को ठीक कर पाती थी? क्या लॉन्गिंग डोमेन के सैनिकों द्वारा मारे गए नाइटमेयर क्रिएचर्स की परछाइयां शैडो दायरे में जाने के बजाय उसकी आत्मा सागर में समा जाएंगी? क्या उसके डोमेन की शक्ति नेफिस की अपनी शक्ति में जुड़ जाएगी, क्योंकि वह उसकी परछाई थी? क्या उसकी लॉन्गिंग क्षमता अब उसकी भी रक्षा करेगी? उनकी इच्छा शक्ति का क्या होगा? क्या वह भी आपस में मिलकर उनमें से प्रत्येक की व्यक्तिगत शक्ति के योग से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी? क्या नेफ की इच्छा शक्ति भी उसकी अपनी इच्छा शक्ति की तरह मृत्यु के प्रति स्वाभाविक लगाव विकसित कर लेगी? सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब काफी नहीं थे। ये स्पष्ट था कि उन्हें अभी बहुत कुछ खोजना बाकी था, वो भी धीरे धीरे करके। सनी जानती थी कि शैडो बॉन्ड ने उन्हें असाधारण रूप से अधिक शक्तिशाली बना दिया था। अगर उन दोनों ने शैडो बॉन्ड के बंधन में एकजुट होकर दुष्ट चोर पक्षी का सामना किया होता, तो लड़ाई का नतीजा बिल्कुल अलग होता। यही बात अजारेक्स कनाख्त के शरीर और भटकते आर्कॉन पर भी लागू होती। जो कि अच्छी बात थी, क्योंकि भविष्य में उन्हें जिन दुश्मनों का सामना करना था, वे काफी खतरनाक थे। सनी ने गहरी सांस ली, फिर आह भरी। जाने का समय हो गया है। सनी का आराम खत्म हो चुका था। वह अभी तक अपने घावों से उबर नहीं पाया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह नेफिस और अनाके के पास वापस जाने का रास्ता खोजे, जो इस समय कहीं दूर खोई हुई और अकेली थी।
उन्हें ये जाने बिना चैन कैसे मिल सकता था कि वे कहाँ हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। और एरियल की कब्र के बाहर भी एक दुनिया थी। कैसी, रेन, एफी, जेट, काय, आइको और बाकी सभी, उन्हें भी वापस लौटना था। इसलिए भले ही सनी का बुरी तरह घायल शरीर विरोध कर रहा था, उसने थकान से जूझते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ गया, भयानक दर्द से कराहते हुए। उनकी हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन वे इतना ठीक हो चुके थे कि स्वतंत्र रूप से चल फिर सकते थे। कम से कम कुछ हद तक तो चल ही सकते थे। लेकिन ये सुखद नहीं होने वाला था। वास्तव में ये यातनापूर्ण होने वाला था। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसकी त्वचा के नीचे एक कोमल चमक पैदा हुई और उसके घाव तेजी से भरने लगे। एक सुखदायक गर्माहट ने उसकी बिखरी हुई आत्मा को घेर लिया। सनी ने कांपती हुई सांस ली। इसी बीच वाइल अचानक तेज रोशनी से चौंक गया और सनी की ओर उंगली से इशारा करते हुए दूर कूद गया। लानत है। सनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि नेफिस ने भी शैडो बॉन्ड का पता लगा लिया था, और वह वास्तव में दूर से ही उसे ठीक कर सकती थी, मानो वह उसके डोमेन का सदस्य हो। उद्धरण डॉट 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 कितना अच्छा। स्वभाव से सर्वोच्च शक्तियां किसी अन्य सर्वोच्च शक्ति के प्रति ऋणी होने में असमर्थ थी। हालांकि शैडो बॉन्डर के कारण सन्नी इस नियम का अपवाद था, जिसने उसे दो डोमेन के लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी। जब चमत्कारिक ज्वालाओं से उसका शरीर और आत्मा धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, सन्नी दूर की दरार को घूर रहा था। ये सोच रहा था कि वह उनके स्रोत का पता कैसे लगाएगा। वह नेफिस को कैसे ढूंढेगा। वह वीवर का मुखौटा बुलाकर मेरी आंख कहाँ है मंत्र को फिर से सक्रिय कर सकता था, जिससे भाग्य की डोर का पता लगाकर वह उससे जुड़ सकता था। हालांकि उस मंत्र में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, और सन्नी अपनी वर्तमान स्थिति में इसे केवल कुछ क्षणों के लिए ही बनाए रख सकता था। अनंत काल तक पहुंचने के लिए एक क्षण पर्याप्त नहीं था, इसलिए ये भी एक और निराशाजनक अंत था। मैं आखिर क्या करूं? वह कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, कोई हल निकालने की कोशिश करता रहा। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, कम से कम ऐसा कोई हल नहीं जिससे कोई विश्वसनीय नतीजा निकल सके। और सन्नी दरार में उतरने से पहले पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता था। इस बार असफलता की कीमत बहुत भारी थी। यह मृत्यु का खतरा भी नहीं था, बल्कि यह मृत्यु से भी कहीं अधिक भयावह खतरे का खतरा था। समय में खो जाने का, धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने का, और एक ऐसे रूप में परिवर्तित होने का जिसे सन्नी भी पहचान न सके। नेफिस की तो बात ही छोड़िए, सब कुछ शापित हो। उसने मुंह बनाया। जब सन्नी इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे किसी भी हालत में दरार में कूद जाना चाहिए और अपनी प्रेमिका तक वापस पहुंचने का रास्ता खोजने में अनंतकाल व्यतीत करना चाहिए, ठीक उसी शापित ओडिसियस की तरह, जिसकी कहानियां वर्षों से एक पीछा करने वाले की तरह उसका पीछा कर रही थी, तभी उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। यह अनुभूति हल्की थी, लेकिन लगातार बनी रही। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे कलाई से धीरे से खींच रहा हो। नीचे देखते हुए सनी ने अपना हाथ उठाया और उसका अध्ययन किया, ताकि उस सूक्ष्म अनुभूति के स्रोत का पता लगा सके। और वहां नेफ की उपचार करने वाली ज्वालाओं की कोमल चमक में उसने अपनी कलाई पर लिपटा हुआ चांदी के रेशम का एक धागा देखा, जो प्रकाश में जगमगा रहा था। धागा इतना पतला था कि उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी, और वह नंगी आंखों से लगभग अदृश्य था। उसमें एक अलौकिक सा आभास भी था, मानो वह पूरी तरह से वास्तविक न हो, लेकिन वह था। यह उसकी कलाई से अंधेरे में फैला हुआ था, ऊपर की ओर फैली काली खाई में मिल रहा था और उस दिशा में बढ़ रहा था जहां दूर से दरार दिखाई दे रही थी। सनी कुछ पल तक असमंजस में उस धागे को देखती रही। फिर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। अनन के। सनी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से हंस पड़ी। अरे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अनानके ने अपनी रहस्यमयी शक्ति के रेशम का एक धागा उससे जोड़ दिया हो, जो मुहाने की झील की सतह पर था। और अब वह धागा उसे अनंत काल के भंवर से गुजरते हुए सब कुछ के आरंभ तक वापस ले जाने के लिए था। ठीक वैसे ही जैसे एरिडने के धागे ने थीसियस को भूल भुलैया से बाहर निकाला था। अचानक सनी को थकान महसूस होना बंद हो गया। इसके बजाय वह ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। वाइल को देखकर वह मुस्कुराया। अपना सामान उठा लो, अनाथ बच्ची। हम घर जा रहे हैं। चोर पक्षी की संतान ने कुछ सेकंड तक उसे हैरानी से देखा, फिर मुस्कुरा दी। बकवास। सनी की आंख का कोना फड़क उठा।
उसने एक गहरी आह भरी और अपना चेहरा मल लिया। ये सिर्फ गंदी बातें ही क्यों दोहरा रहा है? आखिर किस तरह की? अरे छोड़ो, मुझे शायद उस शरारती बच्चे के सामने अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। उस जैसे युवा और आसानी से प्रभावित होने वाले शैतान में बुरी आदतें आसानी से विकसित हो सकती हैं। आखिर सौभाग्य से मेरे जैसे आदर्श व्यक्ति के आसपास होने से वह चीज निश्चित रूप से अच्छी तरह से विकसित होगी। उसने मन ही मन सिर हिलाया और वाइल को एक दयालु मुस्कान दी। वह शरारती बच्चा कांप उठा और किसी कारणवश एक कदम पीछे हट गया। जल्द ही वे स्टोन टाइटन के हृदय को पीछे छोड़कर अनंत काल की भूल भुलैया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए, ताकि सुदूर अतीत में स्थित स्टोन टाइटन के हृदय में लौट सकें। और सन्नी नेफिस के पास लौटने और नेफिस द्वारा उसे याद किए जाने के विचारों में डूबा हुआ था। उसे इस बात का पता नहीं था कि कोई और भी उसे याद कर रहा था। आखिरकार भाग्य समय से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए जब इसकी बुनावट बदली तो ये बदलाव पूरे अस्तित्व में महसूस किया गया, यहां तक कि एरियल के मकबरे की विशाल दीवारों के पार भी। कम से कम उन लोगों द्वारा जो इसके प्रति संवेदनशील थे। दूर जंजीरों से बंधे द्वीपों पर कैसी लड़खड़ा रही थी, उसकी बची हुई आंख चौड़ी हो रही थी। उसके क्षत विक्षत मन के भीतर वे विशाल रिक्त स्थान थे जो अनेक वर्षों से खाली पड़े थे। अचानक वे खाली नहीं रह गए थे, और जैसे ही उसके दिमाग पर छाया धुंध छटी, मंत्र ने उसके कान में फुसफुसाया, सब खत्म हो गया अब, और संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं है। गीत ऑफ द फॉलन। क्या हार मान लेना ज्यादा आसान नहीं होगा? एस्टेरियन के शब्द खाली हॉल के अंधेरे विस्तार में गूंज रहे थे, उन दीवारों से प्रतिबिंबित हो रहे थे जिन पर भाग्य के दानव नेदर द्वारा उकेरे गए निश्चित सत्य अंकित थे। कैसी ने कांपते हुए हाथ से अपने खंजर की नोक को दुश्मन की ओर उठाया। वह जानती थी कि ड्रीम स्पॉन कहाँ है, क्योंकि उसने बात की थी, जिससे उसे शांत डरावनी आवाज के स्रोत पर अपना हथियार तानने का मौका मिल गया था। अन्यथा कैसी को केवल अंधेरा ही दिखाई देता था। उसका शरीर चोटों और खरोचों से भरा था, और चेहरा खून से लथपथ था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। वह पूरी तरह थक चुकी थी। थकान उसे जमीन पर गिरा रही थी, और उसका दिमाग उसकी खाली आंखों के पुतले की गहराई में बसे भयानक धड़कते दर्द से जल रहा था। और अब कोई उम्मीद बाकी नहीं दिख रही थी। लॉन्गिंग डोमेन खो गया था। मिरर डोमेन भी खो गया था। उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। वह पूरी तरह से फंस चुकी थी। ये सब यहीं इस अंधेरे हॉल में समाप्त होने वाला था, जिसकी दीवारों पर बिखरे हुए निश्चित प्रतीकों के अलावा उसकी हार के गवाह के रूप में केवल वही बचे थे। तो शायद एस्टेरियन सही था, शायद हार मान लेना वाकई आसान होगा। लेकिन तमाम तर्कहीनताओं के बावजूद कैसी ने अपना खंजर ऊपर उठाया और प्रतिरोध के एक आखिरी निराशाजनक प्रयास के लिए तैयार हो गई। उसकी आवाज गंभीर और स्थिर लग रही थी। क्या करें? संघर्ष करना ही तो असली मकसद है। जीवन ऐसा ही था। जीवन एक इच्छा थी, जीने की इच्छा, और चूंकि दुनिया हमेशा इसे खत्म करने की कोशिश करती थी, इसलिए जीवन एक निरंतर संघर्ष था। ये युद्ध था। एस्टेरियन खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस बार जब उसकी आवाज अंधेरे में गूंजी तो वह और भी करीब सुनाई दी। जैसी आपकी इच्छा। वह उसे वश में करने की तैयारी कर रहा था, जबकि वह आत्मरक्षा करने की तैयारी कर रही थी। परंतु फिर कुछ बदल गया। दुनिया में कुछ बदलाव आया। ऐसा लगा मानो अंधेरे हॉल में अलौकिक हवा का एक झोंका आया हो, और अचानक उसमें कुछ ऐसा बदलाव आ गया जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था। लगभग हर चीज के बारे में। कैसी एकदम जम गई। एस्टेरियन को भी शायद इसका एहसास हुआ। उसने भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, यह क्या था? तुमने क्या किया? लेकिन कैसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि उस क्षण उसे लगा कि अनगिनत नई यादें अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ी हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे हमेशा से वही थे, लेकिन उसे अब तक उनका एहसास नहीं था। ज्यादातर लोग इसे तुरंत नहीं पहचान पाते, लेकिन वह यादों के प्रति संवेदनशील थी। उसे तुरंत पता चल जाता था जब उसकी अपनी यादें बदल जाती थीं। क्या परिचित ध्वनियों, गंधों और संवेदनाओं का सैलाब उसके मन में उमड़ पड़ा। अवेकेंड एकेडमी के सभागार में आवाजों की गूंज, और उसके बगल में एक मौन उपस्थिति। उसकी कमर पर बंधी सुनहरी रस्सी के ढीले पड़ने का एहसास।
अंधेरे में एक युवक की धीमी आवाज गूंज रही थी, जो पूछ रहा था कि कोई उसे जिंदा रखने की जहमत क्यों उठाएगा। वो आवाज कैसी डगमगा गई। सनी, वो सनी था, परछाइयों का स्वामी। वो प्रकाश से विमुख हो गया था। वह कैसे भूल सकती थी। मानो उसके असली नाम से बुलाए जाने पर यादें उसके खंडित मन की खाली विशालता को भर गईं और उसे फिर से पूरा कर दिया। वह भूला हुआ किनारा जहां उसने बड़े भाई की तरह उसकी देखभाल की थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ, एक दोस्त को बचाने के लिए दूसरे को छोड़ने की पीड़ा, गलत चुनाव करने की व्यथा, गलत चुनाव करने का पछतावा, और फिर इतने सालों तक चुपचाप देखते रहना, तैयारी करना और योजना बनाना। भाग्य की धाराएं कैसे बदलती हैं, लेकिन फिर भी वही रहती हैं, ये देखने के लिए खींचतान करता रहना। जब तक भाग्य का साथ नहीं छूटा। जंजीरों से बंधे द्वीप, रात्रि मंदिर में घुटन भरा पिंजरा, आशा के राज्य में अतीत की शांति की भव्यता, नोक्टिस के अभयारण्य में बिताए गए उज्ज्वल दिन, आइवरी टॉवर के लिए लड़ाई, अंटार्कटिका का भयानक शीतकाल, दुर्स्वप्न रेगिस्तान का प्रचंड आतंक, महान नदी का अनंत विस्तार, एरियल का मकबरा, विस्मृति के दानव का अंतिम विश्राम स्थल, जहां सनी की यादें दफन हो गई थी, अब उन यादों को फिर से ताजा किया गया है। ये था फॉरगॉटन शोर से लेकर गॉडग्रेव तक, और उससे भी आगे। वे हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे थे, कभी स्वेच्छा से, कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध। लेकिन वे ही थे। ये कैसी और सनी थी। उन्होंने किस्मत को बदल दिया था। सनी वह ब्लेड थी जिसने इसे काटा, और कैसी वह हाथ थी जिसने ब्लेड को निशाना बनाया। आपने क्या किया? कैसी थोड़ी हिली और एस्टेरियन के भौंकने की दिशा में मुड़ गई। उसे भी कभी सनी के अस्तित्व के बारे में पता रहा होगा। और अब, जिस व्यक्ति ने मानव मन को नियंत्रित करके अपना साम्राज्य खड़ा किया था, उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था कि उसके स्वयं के मन के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। कैसी ने कुछ कहने के इरादे से अपना मुंह खोला, कुछ भी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह इस खुलासे की भयावहता से इतनी अभिभूत थी, और इससे उत्पन्न भावनात्मक आवेश ने उसके मन में बनी हर धारणा को झकझोर कर रख दिया था। उसकी बची हुई आंख से आंसू बह रहे थे, जो उसके चेहरे पर लगे खून में मिल रहे थे। डॉट डॉट डॉट। तभी स्पेल ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे कैसी चौंक गई। उसकी आवाज प्रसन्नतापूर्ण लग रही थी। विजयी, बल्कि, मंत्र ने फुसफुसाते हुए कहा, आपने अवज्ञा का कार्य किया है। आपने भाग्य को चुनौती दी है। 5वीं मुहर टूट गई है। कैसी की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह नाइटमेयर स्पेल की घोषणा को समझ पाती, वही जानी पहचानी सी आवाज फिर से सुनाई दी। आपको एक एस्पेक्ट लेगेसी प्राप्त हुई है। शहीदों का गीत। विरासत ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। एक एस्पेक्ट लेगेसी। क्या? ठीक उसी समय नाइटमेयर स्पेल ने उसे एक वरदान दिया, एक ऐसा वरदान जो उसके स्वरूप के योग्य था। कैसी के लिए यह एक भयावह वरदान था जिसे स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं थी। उसकी एस्पेक्ट लेगेसी, ये यादें थीं। यह अनगिनत यादों का एक वृतांत था, जो विभिन्न लोगों, विभिन्न प्राणियों, महान और लघु, से संबंधित थी। यह उस संसार का वृतांत था जिसे अनगिनत युगों में, ईश्वर के युग के आरंभ से लेकर आज तक, इसके विशाल और भयावह विस्तार में निवास करने वालों ने देखा था। जो कुछ अभी कहीं और हो रहा था। और अगर कैसी को लगा होता कि उसकी अपनी यादें बार बार लौटकर आना बहुत ही भयावह था, तब यह विपत्तिपूर्ण वरदान अत्यंत विनाशकारी साबित हुआ। यह एक ऐसा बोझ था जिसे कोई भी इंसान, यहां तक कि एक दिव्य आत्मा भी, सह नहीं सकता था। केवल एक सर्वोच्च देवता का मन ही इसे सहन कर सकता था। कैसी चीखना चाहती थी, लेकिन खुद को स्तब्ध महसूस कर रही थी। वह यादों के उस विनाशकारी सैलाब से अपने दिमाग को बंद करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। इसलिए उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। टूटी हुई यादों के सागर में डूबने से पहले कैसी को बस यही आखिरी बात याद थी। अनगिनत टुकड़ों से खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करने से पहले की बात। सही बात कुछ इस तरह थी। इसी तरह वह टूट गई थी। यादों के सागर में बहते हुए कैसी को आखिरकार पता चला कि वह कौन थी, और वह इस हालत में कैसे पहुंच गई थी, और उसे क्या करना पड़ा। उसकी इच्छाशक्ति की लताएं स्मृति के टुकड़ों के विशाल भंवर में समा गईं और उन सभी को अपने भीतर समा लिया। उसे एक ऐसे प्राणी में रूपांतरित करना जो उसके स्वरूप, उसके क्षेत्र के भार को सहन कर सके। उसे सर्वोच्च बनाना। कैसी खुद को यादों के एक भयंकर, गर्जनापूर्ण बवंडर के केंद्र में पाती है।
वे अंतरिक्ष के अथाह अंधकार में घूमती हुई एक विशाल निहारिका की तरह थीं, जो एक दीप्तिमान केंद्र की ओर खींची चली जा रही थी। उसके नवनिर्मित, शांत मन की ओर। ऐसा लग रहा था मानो उसके बिखरे हुए मन के टुकड़ों को समेटने और उन्हें जोड़ने में अनंत काल बीत गया हो। खुद को याद करने में, अपनी यादों को दूसरों की यादों से अलग करने में, और उन सभी बातों को याद रखने के असहनीय बोझ को सहने में। लेकिन असल में, ये सब पलक झपकते ही हो गया। यह अभी भी हो रहा था। उसके टूटे हुए मन के अंधकार में संसार में समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। न अतीत था, न भविष्य, केवल वर्तमान क्षण था। हालांकि इसके पीछे कारण और परिणाम का संबंध था, और उनके बीच की दूरी समय की तुलना में कहीं कम लचीली और कम सहनशील थी। अब तक कैसी ने अपनी सारी यादें वापस पा ली थी और खुद को पूरी तरह से फिर से संवार लिया था। वह नाइटमेयर स्पेल द्वारा उसे विरासत में मिली यादों के विशाल सागर को आत्मसात कर रही थी, अस्तित्व का वह वृतांत जैसा कि उस रहस्यमय प्राणी ने अतीत में देखा था जिसने उन सभी को एकत्र किया था, और फिर स्पेल द्वारा विस्तारित करके उसे अपने युग में समाहित कर लिया था। कैसी के लिए इन यादों को आत्मसात करने की गति पहले से ही असाधारण थी, और चमकते हुए निहारिका के प्रत्येक चक्कर के साथ यह गति और भी तेज होती गई। जैसे जैसे अधिक यादें उसके भीतर समाहित होती गईं, उसकी इच्छाशक्ति और भी दृढ़ होती गई, और उसकी इच्छाशक्ति जितनी दृढ़ होती गई, वह यादों को उतना ही बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होती गई। दो चीजें एक ही समय में घट रही थीं, जो एक दूसरे से अविभाज्य हो गई थीं। कैसी अपनी भयावह एस्पेक्ट लेगेसी को आत्मसात कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ वह सर्वोच्चता भी प्राप्त कर रही थी। वास्तव में वह इसे पहले ही प्राप्त कर चुकी थी। नए पद पर आसीन होने से उसका शरीर अभी तक नया रूप नहीं ले पाया था, लेकिन उसकी आत्मा में पहले से ही सर्वोच्च शक्ति समाहित थी। ये होना ही था ताकि वह विरासत में मिली यादों के भारी बोझ से बच सके, ताकि वह उनमें डूबने के बजाय, बिखरकर एक इंसान के रूप में अस्तित्वहीन होने के बजाय, उनसे बाहर निकल सके। अब ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कैसी के बिखरे हुए मन पर छाया धुंध छंटने के बाद और सन्नी को याद करने के बाद जब उसे अपने बारे में सब कुछ याद आ गया, तो उसे अपनी सर्वोच्चता का कारण भी समझ आ गया। प्राकृतिक सर्वोच्चता के लिए परम अवज्ञा का कार्य करना आवश्यक था, और एक निरपेक्ष नियम को तोड़ने से बड़ी अवज्ञा और कुछ नहीं हो सकती थी। लेकिन भाग्य कोई निरपेक्ष नियम नहीं था। यह अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक नियमों से भी ऊपर था। इन सार्वभौमिक नियमों के विपरीत भाग्य देवताओं द्वारा निर्मित नहीं था। यह अपने आप में एक अलग ही स्तर पर विद्यमान था, जो बाकी सभी स्तरों से कहीं ऊंचा था और ऊपर से उन सभी पर अपनी दृष्टि रखता था। इसलिए देवताओं को भी भाग्य के आगे झुकना पड़ा, और शून्य के प्राणियों को भी। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाग्य को तोड़ना वाकई एक आश्चर्यजनक और साहसिक कार्य था। तो फिर कैसी ने पहले सर्वोच्चता क्यों नहीं हासिल की? ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल भाग्य को तोड़ना ही सर्वोच्च बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। दुनिया पर अपनी इच्छा थोपने का कोई महत्व नहीं था यदि उस इच्छा का स्रोत ही नष्ट हो जाता था, यदि उनके सभी विरोध का परिणाम केवल कुचला जाना और पराजित होना ही होता था। और एरियल की कब्र के बाद कैसी की यही हालत हो गई थी। वह टूटी हुई और तबाह हो चुकी थी, धरती पर एक भूत की तरह भटक रही थी, जो कभी कैसी पतन की गीत थी, अपने पुराने स्वरूप की परछाई मात्र। लेकिन अब जब सन्नी ने दुष्ट चोर पक्षी को हरा दिया था और अपना असली नाम वापस पा लिया था, और भाग्य के ताने बाने में खुद को फिर से पिरो लिया था, तो कैसी का टूटा हुआ मन अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया था। इसका अर्थ ये था कि उसकी अवज्ञा का अंत अंततः हार और आत्मा विनाश में नहीं हुआ। उसकी इच्छा शक्ति भाग्य के अत्याचार पर विजय प्राप्त कर गई और वह विजयी होकर उभरी। ये बहुत बढ़िया था। लेकिन भले ही कैसी ने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली हो और स्मृति के टुकड़ों से खुद को पुनर्निर्मित कर लिया हो, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके उन्हें आत्मसात कर लिया हो, भले ही वह अपने पहलू विरासत में महारत हासिल करने और सर्वोच्च बनने की प्रक्रिया को पूरा करने के मार्ग पर काफी आगे बढ़ चुकी हो, फिर भी कारण और परिणाम की निर्मम अनिवार्यता उसे विनाश की ओर ले जाने के लिए मौजूद थी। क्योंकि अपनी याददाश्त वापस पाने की प्रक्रिया में उसने कुछ ऐसी यादों की झलक भी देखी थी जो हमेशा के लिए छिपी रहनी चाहिए थी। उसे याद था कि वह टॉर्मेंट थी, और इस प्रकार अपवित्रता का निश्चित ज्ञान उसके मन में स्थापित हो गया, जिससे भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। दीप्तिमान निहारिका के उज्ज्वल केंद्र में अंधकार का एक बीज था, और वह अंधकार तेजी से फैल रहा था, अधिकाधिक तारों को निगल रहा था।
जिन यादों से यह अंधकार उत्पन्न हुआ था, उन्हें मिटाना अब बहुत देर हो चुकी थी, और कैसी के पास खुद को उसी भाग्य से बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसका शिकार मॉडरेट हुआ था। एक घृणित, भयानक राक्षस से अधिक कुछ भी नहीं बनने से। क्या मैं नहीं कर सकता? अलौकिक कैसी कुछ नहीं कर सकी, लेकिन सर्वोच्च कैसी, शायद वह कर सकती है। यादों के विशाल सागर को आत्मसात करते हुए और साथ ही फैलते हुए भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए, कैसी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और चुपचाप अपने स्वरूप का आकलन किया। उसका साम्राज्य अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, उसकी आत्मा पारलौकिकता और सर्वोच्चता के बीच एक क्षणिक अवस्था में जमी हुई थी, और उसका शरीर अभी भी एक संत का था। हालांकि उसके एस्पेक्ट की 5वीं मोहर पहले ही टूट चुकी थी, और वह अपनी सर्वोच्च क्षमता का उपयोग कर सकती थी, उसे बस ये जानने की जरूरत थी कि वह क्षमता क्या कर सकती है। और यह क्या कर सकता था, ये सरल था। इसने कैसी को अपनी यादों में बसी किसी भी चीज को वास्तविकता में बदलने की क्षमता प्रदान की। कुछ भी, या कोई भी। तो कैसी ने अपनी शक्ति का आह्वान किया, और उसने खुद को नष्ट कर लिया। स्वयं को नष्ट करने के बाद, उसने स्वयं को पुनः अस्तित्व में प्रकट किया, स्वयं का एक ऐसा रूप जिसे अभी तक अपवित्रता के घृणित रहस्यों की याद नहीं थी, और इसलिए वह भ्रष्टाचार से अछूती थी। धुंधली यादों के आखिरी टुकड़े भी उसके अस्पष्ट मन में समा गए, और उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, अंततः होश में आए और अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। कैसी ने अपनी आंख खोली और ठंडे, उदासीन भाव से एस्टेरियन की ओर देखा। वह उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ उसे ध्यान से देख रहा था। प्राकृतिक श्रेष्ठता, बेहद दिलचस्प, और बिल्कुल सही समय पर। एस्टेरियन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और शांत, कपटपूर्ण स्वर में कहा, हालांकि आपको सच में नहीं लगता कि नवजात सुप्रीम मुझे धमकी दे सकती है ना? कैसी कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके चेहरे पर एक नाजुक सी मुस्कान झलक रही थी। तुम आत्मविश्वास से भरे लग रहे हो, एस्टेरियन। मिनोटॉर भी थिसियस का सामना करते समय इतना ही आत्मविश्वास से भरा रहा होगा, है ना?